नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्दमन तिवारी हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गीता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स 6 सेमेस्टर में आपका ये रिटन आखिरी पेपर है और आपके इस रिटन आखिरी पेपर को लेकर के आखिरी बार इस सेमेस्टर में आपके साथ में उपस्थित हूँ। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका इलेक्टिव ग्रुप 2 है, बिजनेस ग्रुप C1 है, जिसमें आपका पहला पेपर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज या बौद्धिक संपदा जो कानून है उसको लेकर के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पहली यूनिट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मीनिंग को लेकर के, इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, पेरिस कन्वेंशन है, ट्रिप्स है, विपो है, WIPO है, यूनेस्को है, बुडापेस्ट का जो ट्रीटी है वो है, जिसमें आपको पेटेंट एक्ट 1970 के विषय पढ़ना होता है। दूसरी यूनिट है वो ट्रेडमार्क एक्ट 1999 को लेकर के है और उसी में लॉ रिलेटिंग टू GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक दशा पर जो चिन्ह मिलते हैं उनको लेकर के है। तीसरी यूनिट जो है कॉपीराइट एक्ट की है और चौथी यूनिट है वो डिज़ाइन एक्ट की है। और चौथी यूनिट में ही थोड़ा सा इमर्जिंग फ्रंटरीज ऑफ IPR रेजीम, ये करके जो टॉपिक है वो ऐड है। कुल मिलाकर के आपको उसमें जो चार आपके एक्ट हैं, जो बड़े एक्ट हैं पढ़ने हैं, जिसमें आपको द कॉपीराइट एक्ट पढ़ना है, द डिज़ाइन एक्ट 2000 का पढ़ना है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट PVFR पढ़ना है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का पढ़ना है। सबसे पहले तो जो भी आप, खैर बहुत देर में आपको वीडियो मिल रहा है, क्षमा भी चाहूँगा उसके लिए। सबसे पहले तो प्रयास करिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझिए, भौतिक संपदा का मतलब समझिए क्या है, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, ट्रेडमार्क किस खास विधा में मिलता है, किन खास चीज़ों में मिलता है, पेटेंट किन खास चीज़ों में मिलता है और कॉपीराइट किन खास चीज़ों में मिलता है। क्या किसी किताब का भी पेटेंट हो सकता है क्या? क्या किसी किताब का पेटेंट हो सकता है? या कोई डिज़ाइन है उसका पेटेंट हो सकता है क्या? या किसी के डिज़ाइन को GI टैग मिल सकता है क्या? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन, सबका पहले तो आपको परिभाषा मतलब जानना है और जानना है कि ये किस चीज़ पर मिलता है। उड़ीसा का रसगुल्ला है या पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला है या उत्तर प्रदेश की कोई खास डिश है, तो उस पर GI मिलेगा कि पेटेंट मिलेगा कि कॉपीराइट ट्रेडमार्क मिलेगा। सबसे पहले इस चीज़ को लेकर के अपने कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखिए। उसके बाद जो मुख्य रूप से सवाल आते हैं, कॉपीराइट को कैसे गेन करना है, कैसे उसको अचीव करना है, कैसे अप्लाई करने की प्रक्रिया से लेकर के कॉपीराइट को पाने तक। किसी भी किताब के ऊपर आप पाते होंगे सी लिख करके गोला सा बना रहता है, उसमें लिखा रहता है कि सर्वाधिकार जो है प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं, ऑल राइट्स रिजर्व टू पब्लिशर। उसका मतलब क्या होता है कि उस किताब को आप नहीं छाप सकते। अगर उस किताब की प्रति बनानी है तो पब्लिशर ही बनाएगा, या अगर टी सीरीज को अपने किसी पुराने गाने को बेचना है, नए आदमी को बेचना है, कई बार होता है पुराने गाने आजकल देखिए नए सिंगर गा रहे हैं, किसी भी तरह से गा रहे हैं, तो उस पुराने गाने को क्या कोई भी गा सकता है? क्या हम आप गा करके रिकॉर्ड करके और रुपया कमा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं? नहीं। सबके अधिकार उसके मालिक के पास, उसके ओनर के पास सुरक्षित है। अगर किसी व्यक्ति ने खास तौर की एक डिज़ाइन बनाई है, खास तौर पर एक कार को डिज़ाइन किया है, टोयोटा है या मारुति है या कोई भी बड़ा ब्रांड है, वॉक्सवैगन है, कोई बड़ा ब्रांड है, BMW, मर्सिडीज, कुछ भी है, तो अपनी सारी डिज़ाइन को पेटेंट करके अपनी सारी डिज़ाइन को डिज़ाइन के अंतर्गत वो रखते हैं, अपने पास रखते हैं कि वो डिज़ाइन केवल वही उन्हीं की है, उन्होंने डिज़ाइन किया तो उन्हीं का। कोका कोला का फार्मूला है, पेप्सी का फार्मूला है, तो ये पेप्सी को के पास जो फार्मूले हैं वो क्या उनके पास उसका कॉपीराइट है कि पेटेंट है कि ट्रेडमार्क है? जिस समय आप ये पढ़ेंगे उस समय सबसे पहले तो आप लकीर खींच लेंगे अपने मन में कि ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को लेकर के जो इधर उधर हम लोग बोल देते हैं कि फला का तो ट्रेडमार्क उनके पास है। नहीं, हो सकता है कि किताब का कॉपी का केवल और केवल कॉपीराइट होता है जो नकल कर सकते हैं। आप जब पायरेटेड मूवीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको देखना है कि वो ट्रेडमार्क को लेकर के बात है, कॉपीराइट या पेटेंट को लेकर के बात है। सवालों की बात कर लेते हैं, बड़े सवालों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो आपकी यूनिट है उसमें आपको जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पहला सवाल कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, और जिस समय आप मतलब पढ़ रहे हैं उस समय आपको जो ट्रिप्स को लेकर के, जो ट्रिप्स समझौता है, जो पेरिस कन्वेंशन है, इसको लेकर के इसमें जो विशेष रूप से चीज़ें कही गई, उसके बाद हमने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के विषय में समझना शुरू किया, तो उन दोनों का जो आपस का संबंध उसको कायदे से पढ़िएगा कि किस प्रकार से पेरिस के कन्वेंशन ने, ट्रिप्स ने, बुडापेस्ट ट्रीटी ने, सब ने हमारे लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जो परिभाषा है उसको आसान बनाया है। तो एक सवाल उसकी परिभाषा को और इन समझौतों को लेकर के तैयार रहिएगा। आगे बढ़ें तो पहले तो पेटेंट एक्ट में आपको ये चीज़ देखनी है कि जो कौन सी चीज़ पेटेंटेबल है, कौन सी चीज़ पेटेंटेबल नहीं है। आप किसी भी इस चीज़ को उठा करके कह दीजिए कि मैंने तो इस चीज़ को खोज दिया है, मैंने तो इस चीज़ को डिस्कवर कर दिया है, मानवता के बड़ा काम आने वाला है, तो क्या उसका पेटेंट आपको मिलना चाहिए? नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो पेटेंटेबल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पेटेंटेबल नहीं हैं। तो जो चीज़ें पेटेंटेबल हैं उसको लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो एप्लीकेशन कैसे होता है, उसका स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, किस प्रकार से उसके अपोजिशन में लोग कह सकते हैं कि नहीं ये तो हमारा पहले का पेटेंट है, और उसके बाद कैसे किसी को वो जो पेटेंट है ग्रांट किया जाता है। तो एप्लीकेशन से लेकर के ऑब्जेक्शन रिसीव करने से लेकर के और जो कैसे उसको
किसी को प्रदान करने तक कि जो पूरी की पूरी पेटेंट की प्रक्रिया है उसको एक ग्राफ के तरीके से समझा करके और ग्राफ के तरीके से समझ करके आइए, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद वहीं पर जो एक पेटेंट पा चुका है उसके पास क्या राइट्स हैं, उसके पेटेंट का टर्म कितना होता है, कुछ अगर उसमें एडिशन है, जोड़ना घटाना है, या किस स्थिति में उससे पेटेंट जो है सरेंडर करा लिया जाएगा या उसका पेटेंट रिवोक कर दिया जाएगा। तो पेटेंट आपको कितने वर्षों के लिए मिलता है, उसकी अवधि क्या है, और उसको रिवोक कैसे किया जाएगा। रिवोकेशन आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी में कहें तो प्रतिसंहरण क्या होता है, छीनना भी कह सकते हैं, ले लेना, वापस ले लेना भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार से पेटेंट का रिवोकेशन होता है, किस स्थिति में, या सरेंडर हो जाता है, इतनी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद आ जाइए ट्रेडमार्क पे। ट्रेडमार्क में जो रजिस्ट्रेशन सेक्शन 4 से लेकर 70 तक है, वो 70 तक है, उसको पढ़िएगा, उसका प्रोसीजर क्या होता है। और अगर आपने एक बार ट्रेडमार्क का जो है वो प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो वो जो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया आपके नाम से, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा। फिर उस मार्क से ट्रेड आप ही कर सकते हैं, उस मार्क से, उस चिन्ह से आप ही ट्रेड कर सकते हैं, आपके बगल वाला आदमी नहीं कर सकता। जैसे लखनऊ में बहुत खान पान की बड़ी दुकानों को लेकर के बड़े झगड़े हैं, उनके पारिवारिक झगड़े हैं, तो उसी दुकान के नाम में वो उनका जो, मान लीजिए कहीं पर आप 20 साल से काम कर रहे हैं और आप सोचें कि अब मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे ट्रेडमार्क को ले चल के कहीं पर अलग ट्रेड करता हूँ, नहीं कर पाएंगे। आपको अपने नाम कह के कुछ जोड़ना पड़ेगा, वही दुकान, पुरानी दुकान, नई दुकान, अच्छी दुकान, विश्वसनीय दुकान, ऐसे करके लोग जोड़ते भी हैं। तो ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन, उसका प्रोसीजर, उसका इफेक्ट क्या होगा, और किस स्थिति में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, या एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर का जो ट्रेडमार्क है उसका इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, उसकी रेमेडी क्या क्या है। बिल्कुल सेक्शन वाइज पढ़ करके, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन पढ़ करके ही आइएगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। पहली चीज़ तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, एक खास भौगोलिक दशा में कुछ चीज़ें हैं जो एक खास भौगोलिक दशा में होती हैं। कश्मीर का केसर हो गया, मैंने पहले भी कहा, उड़ीसा का रसगुल्ला को लेकर के बहुत बड़ा केस है, मैं उसको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, उसको अगर आप पढ़ रहे होंगे तो उड़ीसा के रसगुल्ले को लेकर के, पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला को लेकर के बड़ा विवाद है कि ये किसकी खुद की रेसिपी है। चावल को लेकर के, चावल की कुछ प्रजाति हैं उनको लेकर के है, सब्जियों की कुछ प्रजाति है उसको लेकर के। तो जब किसी खास भौगोलिक स्थिति में ही, जब किसी खास भौगोलिक दशा में ही आप उसको उत्पन्न करते हैं, तो वहाँ पर आप उसका जीआई टैग पाना चाहते हैं कि वो जो जीआई टैग है वो आपको मिल जाए, ताकि एक तरीके से कहें तो उस पर एक छोटी सी, एक संकीर्ण शब्दों में कहें, संकीर्ण अर्थों में कहें, तो आपको एक तरीके से उस पर मोनोपोली मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ यहाँ के, इस पर यहाँ का जीआई टैग है, तो वो वहाँ की मोनोपोली है। इस प्रकार से वहाँ के नाम पर ही वो मशहूर है। बनारसी साड़ी एक अच्छा उदाहरण है। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, उसके सेलिंग फीचर देखिएगा, और जो इसका प्रोसीजर, कॉपीराइट में प्रोसीजर आपको देखना है, यहाँ भी प्रोसीजर देखना है, इसके प्रोसीजर को देखना है, और जो इसका इन्फ्रिंजमेंट है, इन्फ्रिंजमेंट आपको सब में मिलेगा, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे ट्रेडमार्क हो, इन्फ्रिंजमेंट को कायदे से देख लीजिएगा। तीसरी यूनिट आए तो कॉपीराइट एक्ट में सबसे पहले आपको देखना है कि कॉपीराइट का जो एक यूनिवर्सल कन्वेंशन है, बर्न कन्वेंशन है, उसको लेकर के उसमें क्या चीज़ें कही गई थी। हमारे पास बहुत लंबे समय से कानून नहीं थे, बहुत लंबे समय तक इतनी प्रिंट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब से बहुत बड़े पैमाने पर प्रिंट होने लगी चीज़ें, तब से ढेर सारे बड़े कन्वेंशन भी हुए, ढेर सारे बड़े नियम कायदे भी बने कि इन नियमों के अधीन रह करके ही अगर आपको कॉपी करनी है कोई चीज़, तो आप हमसे पूछिए, हमसे अधिकार खरीदिए, हमको पैसे दीजिए, और वो अधिकार खरीदने के बाद, पैसे देने के बाद, आप सुनते होंगे कि किसी की नॉवल पर, किसी की किताब पर कोई फिल्म बनती है तो उस पर बड़ा बाद में झगड़ा हो जाता है कि ये तो मेरे ही नॉवल पर बनी है, तो मेरे किताब पर बनी है। चेतन भगत को लेकर के, मोहित सूरी को लेकर के बड़ा झगड़ा था 1-2 फिल्मों को लेकर के। 5 पॉइंट समन हुआ, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ हुआ, काई पोचे, 3 इडियट है, सारी फिल्में जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी किताब से रिलेटेड हैं। शेक्सपियर के ओथेलो करके है, उनकी 1-2 फिल्में ऐसी हैं जो नावल पर बनी हुई। तो अगर आप किसी की किताब पर, किसी की रचना पर अगर आप फिल्में बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर पहले आपको जो उसके अधिकार हैं वो आपको ख़रीदने पड़ते हैं। उसके चाहे वो सैटेलाइट राइट्स हों, सुनते होंगे कि इस फिल्म का सैटेलाइट राइट्स फला के पास है, जी के पास है, तो वो फिल्म जी को ही मिला हुआ है कि आप इसको आगे बढ़ाइए, आप इसको प्रसारित करिए, हम और कोई नहीं करेगा। तो उस प्रकार से आप देख लीजिएगा कि उसका मतलब क्या होता है। उसके बाद चौथी यूनिट जो है उसमें आपका जो डिज़ाइन एक्ट है, डिज़ाइन एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, डिज़ाइन एक्ट में
डिज़ाइन में आपको ये पढ़ना है कि जो डिज़ाइन की किसी के जो प्रोटेक्शन का जो प्रोसीजर है कि कैसे आपकी डिज़ाइन को सुरक्षित करने की संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है, और अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो आपके पास रेमेडीज़ क्या हैं, उनको इन्फोर्स कैसे कराया जाएगा, ये सवाल आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद एक आखिरी सवाल जो मुझे लगता है, एक तो आपको पढ़ना है कि प्लांट वेराइटीज़ और फार्मर्स राइट एक्ट का जो साइलेंट फीचर है, और जिस समय आप साइलेंट फीचर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर 2-3 चीज़ें देखिए। एक तो फार्मर के जो राइट्स हैं उसका मतलब क्या है, कंपलसरी लाइसेंस, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है इसका मतलब क्या है। कंपलसरी लाइसेंस का मतलब क्या होता है, कंपलसरी लाइसेंस के साथ साथ जो इसका सेलिंग फीचर है वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर आपकी क्षमता बचती है तो बायोडायवर्सिटी एक्ट का जो सेलिंग फीचर है वो देख लीजिएगा। बायोडायवर्सिटी का मतलब समझ लीजिएगा मतलब क्या होता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका ये रिटन पेपर है, आखिरी पेपर है। इसके बाद एक आपका वाइवा बचा हुआ है। LLB आप पास होने जा रहे हैं। बड़े अधिवक्ता बनिए, बड़े न्यायाधीश बनिए, और हम लोग लगातार जुड़े रहें। आपका जो भी सुझाव हो, शिकायत हो, समीक्षा हो, लगातार मिलती रहे, ताकि कुछ अच्छा करने को और कुछ नया करने के लिए मैं प्रोत्साहित हो सकूँ। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा आप में ऐसे ही बरकरार रहे और भी अधिक बढ़े, और आप खूब उन्नति करिए, नाम रोशन करिए अपना। धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। प्रणाम।